जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं दोस्तों पर्यावरण से संबंधित कुछ भौगोलिक संरचना जो है भूगोल और पर्यावरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भौगोलिक पर्यावरण। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन भी साथियों ने अभी तक परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जिन भी मॉडल पेपर जिन्होंने नहीं लगाया है परीक्षा ऐप का, वो मॉडल पेपर जरूर लगाएं दोस्तों। जो एमपी के जितने भी एमपी टेट वाले स्टूडेंट हैं सभी यहाँ से दोस्तों मॉडल पेपर लगा रहे हैं, अपनी रैंक को जान रहे हैं और प्रैक्टिस निरंतर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने परीक्षा ऐप नहीं डाउनलोड किया है, इसके मॉडल पेपर आपने नहीं खरीदे हैं, नहीं लिए हैं, तो आप अभी परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और मॉडल पेपर टेस्ट पर क्लिक करें और दोस्तों यहाँ पर ये मॉडल पेपर आप खरीद सकते हैं और 40% ऑफ आपको मिल जाएगा। सेल्फ SC40 ये कूपन कोड आपको यूज करना है तो 40% ऑफ आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। आज हम फिर से यहाँ पर नदियों के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहले कहा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी है दोस्तों गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है, ये भारत की पूछी गई है। हो सकता है आपसे मध्य प्रदेश की पूछ ले, तो मध्य प्रदेश की नर्मदा सबसे लंबी है और नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और एक गंगा भारत की दोस्तों सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, है ना। फिर दोस्तों आपका है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो नदी कौन सी है दोस्तों? वो है कोसी नदी। और कोसी नदी आपको पता होगा कि ये बिहार की शोक इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण यहाँ पर जनधन की बहुत हानि होती है और इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कहलाती है कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी। ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तब आपका उत्तर होगा दामोदर नदी को। ठीक है, ये बंगाल का शोक इसे कहा जाता है दोस्तों। फिर है आंसर है आपका उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का कहा जाता है महानदी को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी से जॉब मिलेगी, डायरेक्ट जॉब मिलेगी, है ना। और उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को, उड़ीसा का शोक। ठीक है, असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों दक्षिण की गंगा ये कही जाती है कावेरी नदी, है ना। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, उत्तर भारत की वरदान नदी गंगा नदी है ना। गंगा यमुना का संगम क्या कहलाता है? प्रयागराज कहलाता है, प्रयागराज। ठीक है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होती है दोस्तों वो कहलाती है मेघना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये संयुक्त धारा जो क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोनों नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये संयुक्त धारा बन जाती है, अनेक धाराओं में ये बढ़ जाती हैं, है ना, और इसे कहा जाता है मेघना। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा ये दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी की जो है यहीं पर संगम पर स्थित है, ये सुंदरबन डेल्टा जो है। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से रहती हैं, है ना। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी में है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी इसे कहा जाता है, माजुली द्वीप को। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है और ये दोनों ही नदियाँ क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती और ये क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ताप्ती मुल्ताई से निकलती है, मध्य प्रदेश की मुल्ताई से। ठीक है, नमामि देवी नर्मदे नर्मदा नदी संरक्षण हेतु
ये जो नारा दिया गया था वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु दिया गया। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से माना जाता है, गोमुख हिमानी से, गंगा नदी का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये सुंदरबन डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, और तिब्बत को जाना जाता है दोस्तों सांगपो नाम से। क्या नाम से जाना जाता है, सांगपो, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, और भारत में एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केम्बलमजाओ, केम्बलमजाओ या केबलमजाओ इसे कहा जाता है। और ये दोस्तों कहाँ पर है, ये लोकटक झील में है, लोकटक झील याद रख लेना। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर, मणिपुर में है। और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केम्बलमजाओ, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं दोस्तों इनको इग्नोर नहीं करना है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है तो वो रायन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ठीक है, मर्रे डार्लिंग नदी ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों हंगाहो को। और आपको पता है कि चीन और मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल भी है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है ना। और ये चीन का शोक कहा जाता है हंगाहो नदी को। तेल नदी कहा जाता है नाइजर नदी, नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि अमेजन, ये बहाव में बड़ी होती है ना, बहाव में बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी है ना, बहाव में। और यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है तो वो रायन नदी है, क्योंकि ये व्यस्त नदी भी मानी जाती है ना, सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है रायन। सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो कांगो नदी, ये सबसे गहरी नदी मानी जाती है, कांगो। तो ये जो फैक्ट थे दोस्तों ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश ही है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, ये भी आपको याद रखनी है, जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल इसको देखना है अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप दोस्तों यहाँ पर बैरन द्वीप है, नारकोंडम है, बारातंग है। ठीक है, और दक्कन ट्रैप ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। धिनोदर पहाड़ी ये गुजरात में है। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अंडमान और मध्य प्रदेश में है। अंडमान और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में और मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगला देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम बनावरण राज्य, न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष बनावरण राज्य। तो न्यूनतम में देखें क्षेत्रफल में तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये न्यूनतम में आते हैं। शीर्ष में देखें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मणिपुर। क्षेत्र बनावरण, वन आवरण जो है क्षेत्र प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो ये न्यूनतम है और ये शीर्ष है ना, ये 4। शीर्ष वृक्षावरण वनावरण जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र ये आएंगे आपके। शीर्ष मैंग्रोव वनावरण राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये दोस्तों शीघ्र मैंग्रोव वनावरण राज्यों के अंतर्गत आते हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी हैं। और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी जान लो, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, है ना। 193 इसके सदस्य देश हैं। 193वां सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हैग में, नीदरलैंड, हैग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश दलबीर भंडारी हैं। और विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों। और फिर बात करें यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को आपका जो विश्व धरोहर, विश्व विरासत स्थल घोषित करता है ना, इसको भी याद रख लेना है। और यूनेस्को का पूरा नाम विश्व शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, ये इसका पूरा नाम है और इसे कहा जाता है यूनेस्को। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को, इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है,
4 नवंबर 1946 को हुई थी। और उद्देश्य इसका क्या था? राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस है, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और ये सीन नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों जो फ्रांस है ये किसानों का देश कहा जाता है, किसानों का देश फ्रांस कहा जाता है, किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूनिसेफ की दोस्तों। तो यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये यूनिसेफ का पूरा नाम है। और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य बच्चों तथा महिलाओं के हित में कार्य करना, यूनिसेफ का। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, इसको याद रखेंगे यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है कि भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में अगर बात करें तो यहाँ पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको पता है। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। इसको भी छोड़ दो वैसे, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपका एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो अनुच्छेद 51 जो का है, ये मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है प्रत्येक नागरिक को पहचान कराता है, यानी कि अनुच्छेद 51 का आपका सही उत्तर होगा 51 का। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 का के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और ये अनुच्छेद 21 का में वर्णित है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये अब देख लेते हैं और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो चीजें महत्वपूर्ण हैं दोस्तों वो ही मैं आप तक भेज रहा हूं, है ना, इनको भी देखेंगे। जड़ोल मृदा मिट्टी भी आपके शायद सिलेबस में है ना। जड़ोल मृदा, देश में 40% भूभाग है दोस्तों किसका? जड़ोल मृदा का, है ना। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र यहाँ पर पाई जाती है जड़ोल मृदा, है ना। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं जड़ोल मृदा के लिए, धान है, गेहूं, गन्ना, तिलहन और दलहन, ये फसलें इस जड़ोल मिट्टी में बहुत अच्छे इनका उत्पादन होता है। तो 40% याद रख लेना है। देश की जो मिट्टी है उसकी 40% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी है। लाल मृदा देखो 18% भूभाग पर लाल मृदा है ना। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ पर आपको लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। तो मूंगफली के लिए उपयुक्त है लाल मिट्टी, केला के लिए भी उपयुक्त है, तंबाकू के लिए उपयुक्त है और ज्वार मक्का के लिए उपयुक्त मानी जाती है कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। ठीक है, इनको याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए किस फसल के लिए लाल मिट्टी उपयुक्त है? तो मूंगफली के लिए लाल मिट्टी है, केला के लिए है, तंबाकू के लिए, ज्वार मक्का के लिए, इनके लिए लाल मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है और ये 18% भाग पर है देश के। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और अगला है काली मृदा, और काली मृदा दोस्तों आपकी 15% भाग पर है। ठीक है, जैसे 15% भाग में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का जो पठारी भाग है यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, कपास और सोयाबीन के लिए ये जो काली मृदा है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? कपास और सोयाबीन के लिए, है ना। और सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है, ये भी याद रखनी है। पर्वतीय मृदा देखो दोस्तों, पर्वतीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर पाई जाती है। सेव और नाशपाती के लिए ये पर्वतीय मृदा बहुत ही उपयुक्त होती है। निम्न में से बताइए किस फसल के लिए पर्वतीय मृदा उपयुक्त है? तो सेव और नाशपाती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, लैटराइट मृदा बताओ। तो लैटराइट मृदा आपकी कर्नाटक में भी होता है, ठीक है, केरल में भी है, तमिलनाडु, असम में भी है, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इनमें दोस्तों जो लैटराइट मिट्टी है, चाय की फसल अच्छी होती है, सिनकोना, है ना, काजू, रबर और काफी, इनके लिए जो उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है लैटराइट मिट्टी चाय के लिए।
है ना। काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, लैटराइट मिट्टी। सोयाबीन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी उपयुक्त है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित ही आप बता देंगे। फसल में लगने वाले रोग भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, है ना। फसल में लगने वाले रोगों की बात करें तो गेहूं में गेरुई रोग लगता है, गेरुई, अनावृत कंडुआ रोग लगता है और सेहू रोग लगता है। ये 3 रोग लगते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा गेहूं में लगने वाला रोग नहीं है, या फिर गेहूं में लगने वाला रोग है। तो गेरुई, अनावृत कंडुआ और सेहू ये गेहूं में लगने वाला रोग है। धान की बात करें तो खैरा रोग, ये तो कई बार पूछा गया है, खैरा रोग किस फसल का रोग है, तो खैरा रोग दोस्तों धान का है। शीश झुलसा रोग ये धान का है। पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना ये भी धान का है, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। और गन्ना जो है ये रेड डॉट रोग, ये गन्ना, आपने गन्ना देखा होगा, रेड डॉट लग जाते हैं उसमें, तो ये गन्ना से संबंधित है। सोयाबीन में देखो तो पीला चित्रपर्ण रोग होता है जो सोयाबीन से संबंधित है। टिक्का रोग, टिक्का ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों मूंगफली में। और मैंने ये जो रोग हैं, मैंने फसलों के रोग ट्रिक से भी आपको एक वीडियो बनाकर दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। पश्मीना ऊन की प्राप्ति दोस्तों वो बकरी से होती है, पश्मीना ऊन की प्राप्ति, है ना। अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है खरगोश से, अंगोरा ऊन की। और रेशम ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। ये आपके ऊन भी हैं। प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी हैं दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है, तो ये पुणे में है वेधशाला, है ना। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, आपको कमेंट में लिखना है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, कमेंट में लिखें आप लोग। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है दोस्तों, कोलकाता में, ठीक है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और आपको बताना है भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन जो संस्थान खोला गया वो कहाँ पर खोला गया था, प्रथम। आपको कमेंट में 2 प्रश्न के उत्तर बताना है आपको। एक तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा है कि ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, और दूसरा आपसे पूछा कि भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया था, वो भी आपको बताना है, ठीक है, वो आप बताएंगे। और यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल भी दिया है, करार ये मंत्रिमंडल आपके लिए तो ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं अपन परिवर्तित नाम में बात करें तो परिवर्तित नाम को भी यहाँ पर छोड़ दो। प्रमुख दिवस पर आ जाते हैं दोस्तों अपन, ठीक है। प्रमुख दिवस जो पूछे जाते हैं आपसे, तो आपका बिल्कुल सही है आंसर अंजना जी, मोहन जी, कि भोपाल में फर्स्ट आपदा प्रबंधन संस्थान खोला गया और ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश में इंदौर में है, ठीक है। और 26 जनवरी आपको पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र की स्मृति में मनाया जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और ये 5 सितंबर याद रखेंगे। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये दोनों ही याद रख लेना, नहीं तो विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए और आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस लगा के आ जाओ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है। 2 अक्टूबर को तो आपको पता है महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती ये मनाई जाती हैं, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को, है ना। और यहाँ पर देखो कुछ और महत्वपूर्ण है, विश्व नम या फिर आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमियों की संख्या भारत में कितनी है, 37 है, 38 भी प्रस्तावित है। और आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को, आर्द्र भूमि 2 फरवरी दोस्तों याद रख लेना। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया